हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य अकेडमी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका जीवन जो है किस प्रकार से था, या उस काल में व्यवस्था जो है किस प्रकार से थी। तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन को पढ़ने के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा है। देखिए वो 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आपका राजनैतिक जीवन। दूसरा है आर्थिक जीवन। तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन। और चौथा है कला और तकनीक। तो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यवस्था है या फिर जो जीवन है उसे 4 भागों में हम बांटकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का राजनैतिक जीवन। तो पहला है क्या आपका राजनैतिक जीवन। तो राजनैतिक जीवन की अगर बात करें तो यहीं पर लिख देते हैं। राजनीतिक जीवन इस काल में जो शासन व्यवस्था थी या फिर शासक जो हुआ करते थे, इस काल में शासक कौन होते थे? व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग या वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग या फिर वणिक वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार और वाणिज्य था वो क्या था, बहुत विकसित हुआ करता था। इसलिए इस समय जो है शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? इस समय शासन की बागडोर जो है व्यापारी वर्ग के हाथ में थी। अगला चलते हैं, देखते हैं क्या हम लोग आर्थिक जीवन। दूसरा देखते हैं क्या हम आर्थिक जीवन। देखिए आर्थिक जीवन की बात करें, इस काल में लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था कृषि और पशुपालन। कृषि की बात करें तो कृषि में मुख्य रूप से जौ की फसल क्या थी, यहाँ पर प्रसिद्ध थी। तो कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि में मुख्य रूप से किसकी फसल? जौ की फसल। तो जौ की फसल के ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। ये हो सकता है कि जौ की फसल यहाँ पर क्या थी, एक प्रमुख फसल हुआ करती थी। इसके अलावा चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से। रंगपुर से चावल खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से भी क्या थे, परिचित थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक बुने हुए सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है जो ये दिखाता है कि इस काल के लोग जो है कपास की खेती भी करते थे। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका आर्थिक व्यवस्था में कौन सा? कृषि। अगर हम बात करें पशुपालन की बात करें, पशुपालन में कुबड़ वाला सांड इस काल का एक प्रमुख पशु हुआ करता था। ये इंडस वैली के लोगों का एक पूजनीय पशु था, एक पवित्र पशु था। तो पशुपालन में क्या आ जाएगा आपका? कुबड़ वाला सांड क्या था? इस काल का प्रमुख पशु था। इसके अलावा हाथी, ऊंट और गाय के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा किसके प्रमाण मिले हैं? हाथी, ऊंट और गाय के प्रमाण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गाय जो था इस काल में एक दुर्लभ पशु माना जाता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में ये पूछता है कि सबसे दुर्लभ पशु कौन था, तो अगर हम बात करें सबसे दुर्लभ, वो था घोड़ा। सबसे दुर्लभ कौन था? घोड़ा। जैसे कि हमने पढ़ा भी है, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? घोड़े की हड्डियाँ ये मिली हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के दांत मिले हैं राणा घुंडई से। राणा घुंडई अफगानिस्तान में स्थित है। तो
इस काल में कृषि जो है मुख्य रूप से जौ की फसल उगाते थे ये। इसके अलावा चावल की और कपास की खेती के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। पशुपालन में कुबड़ वाला सांड जो था ये इस काल का प्रमुख पशु हुआ करता था, एक पूजनीय पशु था। इसके अलावा हाथी, ऊँट और गाय के प्रमाण भी मिले, पर गाय एक दुर्लभ था वहाँ पर। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली, थुरकोटदा से मिली हैं। और घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, राणा गुंडई अफगानिस्तान से मिला है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनका व्यापार जो है किन लोगों के साथ था। इनका व्यापार किन लोगों के साथ था। इनका व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया, इनका व्यापार जो है मुख्यतः मेसोपोटामिया और फारस के लोगों के साथ था। मेसोपोटामिया और फारस के लोगों के साथ था। मेसोपोटामिया अगर वर्तमान में हम बात करें तो मेसोपोटामिया जो हिस्सा होगा वो वर्तमान में कहाँ का हिस्सा, इराक का हिस्सा। जो इराक है उसके हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, मेसोपोटामिया, इराक। और फारस कहने का मतलब जो है, फारस अभी वर्तमान हिस्से की बात करें फारस में तो ये आएगा आपका ईरान और बहरीन, ईरान और बहरीन, ईरान और बहरीन, ये इसके वर्तमान हिस्से होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया अर्थात इराक के लोगों से और किससे, फारस अर्थात कि ईरान और बहरीन के लोगों के साथ था। बहरीन के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहकर पुकारा है, ये एग्जाम में पूछता है। इन्हें मेहुला व्यापारी कहकर पुकारा है, मेहुला व्यापारी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, बहरीन के लोगों ने इन्हें क्या कहकर पुकारा है, इंडस वैली के व्यापारियों को मेहुला व्यापारी कहकर पुकारा। ये कि महत्वपूर्ण होगा, मेहुला व्यापारी। मेहुला जो है एक सुमेरियन भाषा का शब्द है। इसका संस्कृत में भी उल्लेख है। संस्कृत में इसको म्लेच्छ कहा माना जाता है कि संस्कृत के म्लेच्छ शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है बारबेरियन फॉरेनर्स, मतलब बराबर फॉरेनर्स बोला जाता है इनको। तो ये यहाँ पर यही पूछ सकता है एग्जाम में कि मेहुला व्यापारी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे, तो कौन थे आपके, इंडस वैली के लोग। ये सुमेरियन भाषा का शब्द है, कौन सा आपका, मेहुला। जो बहरीन के लोग क्या करते थे, इंडस वैली के लोगों को मेहुला कहकर पुकारते थे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यापार हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस काल में जो मुहरें थी, मुद्राएं थीं, वो मुहरें किस प्रकार की थीं। इस काल की मुहरें है, इस काल में दो प्रकार की मुद्राएं चलती थीं, एक आयताकार मुद्रा और एक वर्गाकार मुद्रा। आयताकार और वर्गाकार मुद्रा, आयताकार और वर्गाकार मुद्रा। पर इसमें जो सबसे प्रसिद्ध थी, जो फेमस थी, वो कौन सी थी, वो वर्गाकार मुद्रा क्या थी, प्रसिद्ध थी। इसके अलावा इस काल में जो मुहरें मिली हैं, उन मुहरों में क्या है, छोटे छोटे क्या लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं। और इसके अलावा उन लेखों में, मतलब जो सिक्के मिले हैं इस काल में, उन सिक्कों में छोटे छोटे क्या लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं। इसके अलावा जो है उन सिक्कों में कुछ जानवरों की आकृतियाँ भी क्या की गई हैं, अंकित की गई हैं। जैसे कि कई में क्या किया गया है, एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ। एक सिंगी, सांड, बाघ, भैंस, बकरी और हाथी की ये आकृतियाँ क्या हैं, अंकित हैं। तो इस काल में आयताकार और वर्गाकार ये दो प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थीं। इसके अलावा इस काल में जो मुहरें मिली हैं, जो मुद्राएं मिली हैं, उनमें छोटे छोटे क्या हैं, लेख लिखे गए हैं। अब वो लेख क्या हैं, क्योंकि इस काल की लैंग्वेज हम क्या नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम नहीं जानते क्या लिखा गया है। लेकिन उस काल में क्या है, उस छोटे छोटे लेख के साथ में उन मुद्राओं में क्या है, आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, जिसमें एक सिंगी, सांड, बाघ, भैंस, बकरी और हाथी, इन जानवरों की आकृतियाँ उसमें क्या हैं, अंकित की गई हैं। अब देखिए, मुहरों को बनाने के लिए क्या, किसका प्रयोग करते थे, सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। सेल खड़ी अर्थात चौक का प्रयोग करते थे। तो मुहरों को बनाने के लिए सेल खड़ी या फिर किसका प्रयोग, चौक का प्रयोग करते थे। अगला आपका आता है कि व्यापार के लिए क्या है, नाप तौल की इकाई। तो देखिए, इनके लिए नाप तौल की इकाई क्या थी, नाप तौल की इकाई इनके लिए 16 के गुणक में थी। 16 के गुणक में नाप तौल की इकाई किस में करते थे, ये 16 के अनुपात में करते थे। 16, 64, 320 इस प्रकार से क्या था आपका, ये 16 के अनुपात में क्या करते थे, ये नाप तौल का प्रयोग करते थे। तो
तो आपने यहाँ पर क्या देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन देख लिया, जहाँ पर उनका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन था। जहाँ पर अगर हम बात करें कृषि में तो जौ की फसल प्रसिद्ध थी, और पशुपालन में जो है कुबड़ वाला सांड क्या था, यहाँ पर इनका पवित्र पशु हुआ करता था। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार में क्या था आपका, मेसोपोटामिया और फारस के लोगों से इनका क्या था, व्यापार हुआ करता था। और मोहरों में क्या था, वर्गाकार जो मुहर है फिर मुद्रा थी वो क्या थी, प्रचलित थी, जिनमें लेख भी लिखे होते थे और साथ ही साथ क्या थे, कुछ जानवरों की आकृतियाँ भी बनी होती थी। माप तौल का जो बाट होता था, जैसे हमारे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के हमारे बाट उपलब्ध होते हैं, 500 ग्राम का भी रहता है, तो वैसे ही जो बाट होता था उनका, वो माप तौल के लिए जो इकाई होती थी, वो इकाई जो है 16 के अनुपात में उसका ये प्रयोग करते थे। तो ये क्या था आपका, इंडस वैली के लोगों का आर्थिक जीवन था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मुख्य रूप से इनका कृषि की मुख्य फसल कौन सी थी, ये पूछ सकता है। प्रमुख पशु कौन सा था, ये भी पूछ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा जो है इनका व्यापार किनके साथ होता था, पूछ सकता है। इसके अलावा इन्हें मेहुला व्यापारी की संज्ञा किसने दी है, या फिर किन लेखों में बोला गया है, तो सुमेरियन लेखों में क्या कहा गया, इन्हें मेहुला व्यापारी कहा गया है। मुहरों में प्रचलित मुहर कौन सी थी, तो वर्गाकार मुहर, ये पूछ सकता है। किन किन जानवरों की आकृतियाँ बनी हैं, ये भी यहाँ पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ सकता है। और माप तौल की इकाई जो है किस प्रकार थी, तो ये 16 के अनुपात में हुआ करती थी। ये क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। अगला चलते हैं, देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। चलिए, अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो देखिए सामाजिक जीवन में इस काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ग 2 वर्गों में बटा हुआ था समाज। एक था शासक वर्ग और एक था प्रजा वर्ग। शासक और प्रजा वर्ग, तो समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ था, शासक वर्ग और प्रजा वर्ग। इसके अलावा जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत मजबूत थी। घर में मुखिया कौन हुआ करते थे उस समय, महिलाएं हुआ करती थी। जैसे अभी हमारे पास कहता है पैट्रियार्कल समाज है, जहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पर घर का मुखिया कौन होता है, पुरुष होता है बेसिकली। हालांकि ये अवधारणाएं अब धीरे धीरे क्या खत्म होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी समाज में क्या है, पितृसत्तात्मकता की ही क्या है, प्रमुखता है यहाँ पर। तो वैसे ही पहले क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था, जहाँ पर जो है महिलाएं घर की क्या होती थी, मुखिया हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में अगर हम पूजा की बात करें तो इस काल में पूजा ये प्रकृति और पशु की पूजा करते थे। इस काल में जो है पूजा और आराधना की बात करें तो इस काल के लोग जो है पूजा किसकी करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, और साथ ही किसकी पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। प्रकृति में अगर हम बात करें, इस काल का जो प्रमुख वृक्ष था वो क्या था आपका, पीपल। प्रमुख वृक्ष क्या था इस काल का, पीपल था। और प्रमुख पशु की बात करें तो वो कौन था, कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड। तो इस काल में पूजा किसकी करते थे, ये प्रकृति पूजक थे, साथ ही पशुओं की पूजा करते थे। प्रकृति में मुख्य रूप से जिस वृक्ष की ये पूजा करते थे उस वृक्ष का नाम क्या है, पीपल का वृक्ष। और पशु जो है कौन सा है, वो कुबड़ वाला सांड इस काल का पवित्र पशु माना जाता था। इसके अलावा जो है पशुपति शिव और शिवलिंग की पूजा करने के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। पशुपति शिव की पूजा करने के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। क्योंकि देखिए मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, एक सील या फिर एक पत्थर पर बैठे हुए एक योगी की मुद्रा, एक योगी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। एक ध्यान में बैठे हुए योगी की मूर्ति मिली है। तो इस योगी की मूर्ति में खासियत क्या है कि योगी कैसा है, 3 मुख वाला है। इसका कैसा है, 3 मुख वाला है, और उसके सिर पर क्या है, सिंह है। तो यहाँ पर एक कैसा एक योगी मिला है, मोहनजोदाड़ो में एक योगी की मूर्ति मिली है। इस योगी के कैसे हैं, 3 मुख हैं। इस योगी के क्या हैं, 3 मुख हैं। साथ ही जो है कैसे हैं, इस योगी के सिर पर क्या है, सिंह भी मौजूद है। इसके अलावा क्या मिला है, देखिए इस योगी के पास में इसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंस मिले हैं। इसके लेफ्ट साइड में इसकी बाईं ओर
क्या मिला है, इसकी बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंस, इसकी आकृति मिली है, और साथ ही इसके दाईं ओर देखिए, बाईं ओर क्या मिला है, एक गैंडा और एक भैंस मिला है। तो वहीं उसकी दाईं ओर क्या मिला है, एक हाथी, एक व्याघ्र और एक हिरण। इसकी दाईं ओर क्या क्या मिले हैं, एक हाथी, एक शेर या फिर व्याघ्र, और एक क्या मिला है, हिरण। तो मोहनजोदाड़ो में ये कहाँ पर मिला है, एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए योगी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो वहाँ पर जो है इस ये योगी कैसा है, ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 मुख हैं, 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर क्या है, एक गैंडा और एक भैंस की आकृति बनी हुई है। तो वहीं उसके दाईं ओर क्या बना हुआ है, एक हाथी, व्याघ्र और हिरण की आकृति बनी हुई है। संभवतः इसी योगी की मूर्ति को ये क्या मानते हैं, पशुपति शिव मानते थे। ऐसा क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि इस योगी को ही क्या माना गया है, पशुपति शिव माना गया है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि योगी के बारे में, कि योगी के जो बाईं ओर किस जानवर की आकृतियाँ पाई गई हैं और दाईं ओर जो किस जानवर की आकृतियाँ पाई गई हैं। ये एग्जाम में कैसा है आपके लिए पूछ सकता है। और ये मूर्ति कहाँ पर मिली है, ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम सिंधुवासी जो थे ये नाग की भी पूजा करते थे। सिंधुवासी जो थे क्या करते थे, ये नाग की पूजा भी करते थे, नाग की पूजा। तो ये नाग की पूजा भी करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। चलिए अब आगे देखते हैं। इस काल की लिपि पर भी चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पर हम। तो सिंधु काल में जो लिपि हुआ करती थी उसमें लगभग 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे। सिंधु काल की जो लिपि थी, हालांकि इस लिपि को हम क्या नहीं कर सकते हैं, अभी तक हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सिंधु घाटी के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ क्या हैं, हमको जानना बचा हुआ है। तो जिस दिन हम क्या कर लेंगे, इस लिपि को हम पढ़ लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस काल के लोगों के रहन सहन, खान पान और उनके जीवन या फिर उनके पतन या फिर उनके प्रारंभ, इनको हम क्या कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इनकी जो लिपि थी इसमें क्या थे, 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 क्या थे, अक्षर थे। इनकी लिपि में 64 क्या थे, मूल चिन्ह थे और 250 से 400 के बीच क्या थे, अक्षर हुआ करते थे। जैसे हमारे हिंदी में होते हैं जो मात्राएं होती हैं, उस पर इनका कितनी मात्राएं थीं, 64 मात्राएं थीं और साथ ही क्या थे, हमारे पास 52 अक्षर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 250 से 400 अक्षर यहाँ पर क्या है, होने के क्या है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो इनकी लिखावट थी वो किस प्रकार थी, दाईं ओर से बाईं ओर थी। इनकी लिखावट किस प्रकार थी, दाईं ओर से क्या थी, बाईं ओर। ये लिखावट कैसी थी इनकी, दाईं से बाईं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये उल्टा लिखते थे। जैसे हम लिखते हैं कैसा, हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, पर ये कैसा लिखते थे, ये राइट टू क्या लिखते थे, मतलब राइट से क्या लिखते थे, लेफ़्ट लिखते थे। मतलब ये ऐसा लिखते थे, इस तरफ से, हम इस तरफ से लिखते हैं। तो इनकी लिखावट क्या थी, दाईं ओर से क्या थी, दाईं ओर से क्या थी, बाईं ओर थी। इसे विद्वान जो है संभवतः क्या मानते हैं, इनकी भाषा को द्रविड़ भाषा का हिस्सा मानते हैं। इन्हें जो है द्रविड़ भाषा का क्या मानते हैं, रूप मानते हैं। बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं कि इनकी जो भाषा है ये मुख्यतः क्या है, द्रविड़ भाषा का ही कोई रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, इस काल की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इस काल की कला और तकनीक। चलिए कला और तकनीक की अगर हम बात करें, देखिए चूँकि ये कैसा है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, अतः यहाँ के लोग धातु कर्म से परिचित थे। ये तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो इस काल के लोग क्या थे, धातु कर्म से परिचित थे। ये इस काल के लोग तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा। टीन को कांसा बनाना आता था। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कांसे के औजार जो है इंडस वैली में कहीं पर भी नहीं मिले हैं, वेपन्स नहीं मिले हैं। बाकी ये कांसा बनाना क्या है, जानते थे। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, ब्रॉन्ज कल्चर या फिर क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं।
अब देखिए इस काल में जो है मिट्टी को पकाकर ये क्या बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। तो मिट्टी को जब आप आग में पकाकर मूर्तियाँ बनाएंगे, इन्हें क्या कहते हैं, टेराकोटा। तो इस काल में जो है टेराकोटा मूर्तियाँ क्या थी, प्रसिद्ध थी। टेराकोटा, टेराकोटा मूर्तियाँ ये इस काल में क्या थी, ये प्रसिद्ध थी। इसे बहुत जगहों में क्या है, पाया गया है। तो टेराकोटा मतलब क्या होता है, आग में क्या करना, मिट्टियों को पकाना, ये क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। इसके अलावा जो मोहरें बनाई गई हैं वो किसकी बनाई गई हैं, देखिए सेल खड़ी की बनाई गई हैं। मोहरें किसकी बनाई गई हैं, सेल खड़ी की। मोहरें जो है वो सेल खड़ी की बनाई गई हैं। इसके अलावा जो मापन के लिए जो बाट यूज़ करते थे, जो इकाइयाँ यूज़ करते थे, तो मापन की जो बाट थी, तो मापन उपकरण किससे बनाते थे वो, स्लेट, जिप्सम और स्फटिक के। तो मापन उपकरण ये स्लेट, जिप्सम और स्फटिक के। तो मापन के उपकरण पे जो बाट थे वो स्लेट, जिप्सम और स्फटिक के इन्होंने बनाए हैं। और ये मापन किस में करते थे, 16 के गुणक में करते थे। आगे देखते हैं इस काल की वास्तुकला या फिर नगर नियोजन। इस काल की वास्तुकला या फिर क्या, नगर नियोजन। नगर नियोजन, देखिए नगर नियोजन की अगर आप बात करें तो नगरीय निर्माण योजना जो थी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। पूरे जो इंडस वैली में जो नगर निर्माण की जो पूरी मिली है, जो सड़कें मिली हैं, वो कैसे हैं, पूरी दुनिया भर में क्या है, वो प्रसिद्ध हैं। तो इनको जो बहुत अच्छे से क्या था, इनको बहुत अच्छे से जो है मतलब जो स्थापत्य कला थी इनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, मैच्योर थी। इनको पूरा गणित का अच्छे से क्या था, इनको ज्ञान था। तो देखिए यहाँ पर जो इनका जो नगर नियोजन है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है इनके द्वारा। तो देखिए नगर नियोजन में मुख्य रूप से सड़कें जो थी इनकी प्रायः जो है ये मिट्टी की बनी होती थी। इनकी सड़कें जो थी प्रायः किसकी बनी होती थी, मिट्टी की। इसके अलावा जो सड़कें थी ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती थी, चौड़ी हुआ करती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। मतलब इस प्रकार सड़कें थीं तो इनको इतना ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया था कि सड़कें क्या कर रही हैं, समकोण पर काट रही हैं, सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं। इसके अलावा नगर में क्या किया गया है, नालियों की व्यवस्था की गई है, निकास प्रणाली भी बनाया गया है, नालियाँ बनाई गई हैं। नालियों को पत्थर से क्या किया गया है, ढका गया है। घरों के जो दरवाजे हैं, जो मुख्य दरवाजे हैं, वो क्या होते थे, वो पीछे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे। तो घरों के दरवाजे जो मुख्य दरवाजे थे वो किस ओर खुलते थे, वो पीछे की ओर खुलते थे। तो घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे, सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। पीछे की ओर मतलब अगर मान लीजिए सड़क जा रहा है वहाँ से, तो उनके लिए एंट्री कहाँ पर था, मुख्य सड़क के से निकल के कहाँ आना पड़ेगा, उनको पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि सड़क में क्या धूल वगैरह आ सकती है, धूल सीधे घर के अंदर आ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि दरवाजे कहाँ बनाए थे, उन्होंने जो मुख्य सड़क से पीछे की ओर बनाए थे, मतलब अपने घरों के पीछे की ओर बनाए थे उन्होंने, मुख्य सड़क की ओर नहीं बनाया था उन्होंने। तो घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो निकास प्रणाली या फिर जो नालियों की जो व्यवस्था की गई थी कहाँ पर, इंडस वैली में, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। तो इसकी प्रेरणा ली गई थी, नालियों की प्रेरणा या फिर निकास प्रणाली की प्रेरणा ये ली गई थी क्रीट से। क्रीट, ये क्योसिस के क्रीट से लिया गया था। क्योसिस ये मध्य एशिया में है, तो क्योसिस के क्रीट से क्या किया गया था, इसको लिया गया था। तो नालियों की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, क्योसिस या फिर क्रीट से लिया गया था, इसको क्रीट से लिया गया था। तो ये इनका क्या था, नगर नियोजन था। आप देख सकते हैं इस काल में जो है ईंटों की जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात है वो किस प्रकार था, 4:2:1 था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1। 4:2:1 के अनुपात में क्या करते थे, ये ईंट वगैरह बनाते थे। और घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे, घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो मान लीजिए ये कैसा है, ये मुख्य सड़क है आपका।
अगर ये घर बना हुआ है तो घरों दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, ये घरों के दरवाजे जो है इस ओर नहीं खुल रहे हैं बल्कि कहाँ खुलते थे, ये इस ओर खुलते थे। हो सकता है ये गली की व्यवस्था की गई होगी और ये गली से क्या करते थे, इस ओर जाते थे। तो मुख्य सड़क में क्या है, ज़्यादा आवाज़ आई होगी, साउंड भी ज़्यादा आएगा, यहाँ पर धूल वगैरह भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो गंदगी ना हो इसके लिए क्या करते थे, ये घरों के दरवाजे क्या करते थे, वो मुख्य सड़क की ओर ना बनाकर कहाँ बनाते थे, वो पीछे की ओर बनाते थे। ये इस काल की क्या थी, वास्तुकला, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, नगर नियोजन कह सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी सभ्यता जो थी ये क्या हो गई, कुछ समय बाद जो है नष्ट हो गई, इसका पतन हो गया। तो ये सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इस पर भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। देखिए शिल्प और तकनीक में क्या आ जाएगा आपका, जो विशाल अन्नागार था, विशाल स्नानागार था, विशाल अन्नागार जो कि कहाँ पर मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, जो क्या है, जो इंडस वैली की सबसे बड़ी क्या है, इमारत है। इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं वहाँ पर, जब अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं उस समय की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो विशाल स्नानागार मिला है वो भी बहुत खूबसूरत स्नानागार है, जहाँ पर क्या है, उतरने और चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा जल निकासी की भी क्या की गई है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो उनके समृद्ध वास्तुकला को क्या करता है, दिखाता है। तो हम इस पर भी क्या चर्चा कर सकते हैं, किस पर, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब देखिए इसके पतन के लिए जो दो तर्क दिए जाते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ होगा। एक तो माना जाता है क्या, इसका पतन जो है प्राकृतिक कारणों से हुआ होगा, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर कुछ जगह जो है मानवीय कारणों के तर्क भी दिए जाते हैं। मानवीय कारण, प्राकृतिक कारणों की अगर हम बात करें तो बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि को यहाँ पर क्या माना जाता है कि इन कारणों से क्या हुआ है, यह भी पारिस्थितिक असंतुलन होने के कारण क्या हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन अगर हम मानवीय कारणों की बात करें तो मानवीय कारणों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो क्या है, आर्यों का आक्रमण। मानवीय कारणों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है क्या, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण। देखिए बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा कहने वाले कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसकी वजह से हुआ है, बाढ़ की वजह से। जॉन मार्शल। आर्यों के आक्रमण को किसने माना है, तो ये गार्डन और चाइल्ड ने। आर्यों का आक्रमण ये किसने कहा है, तो ये अगर पूछता है एग्जाम में, किसने कहा है, गार्डन और चाइल्ड। गार्डन और चाइल्ड ने क्या कहा है, आर्यों का आक्रमण इसे मुख्य कारण माना है। इसके अलावा अग्निकांड ये भी कहा गया, किसके द्वारा, डी.डी. कौशाम्बी के द्वारा। अग्निकांड, ये किसने कहा है, डी.डी. कौशाम्बी ने। डी.डी. कौशाम्बी ने। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जहाँ पर प्राकृतिक कारणों को भी कुछ विद्वान मानते हैं, तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि मानवीय कारणों से क्या हुआ है, इस सभ्यता का पतन हुआ है। जहाँ पर हम मुख्य रूप से किसको, आर्यों के आक्रमण को ज़्यादा क्या मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास होता है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे, तो वो आर्य थे। तो इंडस वैली जब खत्म होता है तो उससे तुरंत बाद क्या हो रहा है, आर्यों का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। इसलिए क्या है, ज़्यादा सटीक जान पड़ता है कौन सा आपका, कि आर्यों का आक्रमण क्या रहा होगा, मुख्य कारण रहा होगा सभ्यता के पतन का। क्योंकि हम एक चीज़ और जानते हैं कि इस काल में क्या है, इस काल में दुर्ग वगैरह तो बनाए गए हैं शहर के अंदर, लेकिन हथियार क्या है, इंडस वैली में ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो इस काल में हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हथियारों का प्रयोग करना ज़्यादा सीखा नहीं था, और जिसके कारण क्या हो गया, ये आर्यों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय ये आर्यों के आक्रमण को झेल नहीं पाए, और इस सभ्यता का क्या हो गया, यहाँ पर विनाश हो गया। और इसके बाद जो है एक बड़ी सभ्यता जो भारत में विकसित हुई वो कौन सी थी, वो थी वैदिक सभ्यता। तो ये था पूरा क्या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, एक पूरा व्यवस्था था। और साथ ही हमने क्या देखा, वहाँ पतन को भी देखा। देखिए एक और विद्वान हुए हैं, उनका नाम है वाल्टेर फेयर। तो वाल्टेर फेयर, इनको भी आप देख लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछ लेता है, वाल्टेर फेयर। वाल्टेर फेयर, इन्होंने ये क्या माना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश जो है पारिस्थितिक असंतुलन के कारण हुआ था।
पारिस्थितिक असंतुलन, पारिस्थितिक असंतुलन। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो है 3 के नाम याद रखने हैं, 4 के नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर आप। बाढ़, ये किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण, ये किसने अनुमान लगाया? गार्डन और चाइल्ड ने। वाल्टेर फेयर ने क्या अनुमान लगाया कि पारिस्थितिक असंतुलन, मतलब प्रकृति में क्या हुआ, कोई असंतुलन हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इसके अलावा अग्निकांड, मतलब आग लगने की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ, ये किसने कहा था? डी कौशाम्बी ने कहा था। तो ये क्या थे? कुछ विद्वानों के अनुसार क्या था कि इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जिसको हम आगे पढ़ते हैं वो कौन सा है? आपका आर्यों का आक्रमण। क्योंकि इसके जस्ट बाद का जो सभ्यता जो जन्म लेगी वो किसकी वजह से जन्म लेगी? वो आर्यों की वजह से क्या होगी? जन्म लेगी। तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि गार्डन और चाइल्ड ने जो क्या कहा है, आर्यों का आक्रमण, ये ज़्यादा क्या बैठता है? इनके पतन का मुख्य कारण सटीक बैठता है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, आज के लेक्चर में हमने क्या जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी व्यवस्था के बारे में हमने जाना, उस काल के लोगों का रहन सहन, खान पान, जीवन के बारे में हमने क्या किया जाना, साथ ही पतन पर भी हमने क्या कर लिया? चर्चा कर लिया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता को क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।